ऐप 57 हिंदी 296 अध्याय 187 डेटा लीक मोल की जांच भाग 2। ये शब्द सुनकर ग्रे की आंखों में ठंडी चमक आ गई और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन एक क्षण बाद उसने सहन करना चुना। सराय के अंदर झू टोंग, लियू गू और ताओवादी झांग एक कमरे में बैठे थे जिसके दरवाजे कसकर बंद थे। वे बायलिंग के मामलों पर नहीं बल्कि इस बार खुफिया मामले पर चर्चा कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह रहस्य लीक कर रहे हो? असंभव। झू टोंग ने ताओवादी झांग की ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, निश्चित रूप से स्पिरिट अकादमी के भीतर विभिन्न देशों के जासूस हैं, लेकिन इन छात्रों के बारे में हमारी खुफिया जानकारी उच्च स्तर की गोपनीयता पर है। डीन, मैं भी इस तरह नहीं सोचना चाहता, लेकिन कल की लड़ाई को देखते हुए ऐसी संभावना मौजूद है। ताओवादी झांग ने जल्दी से कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? झू टोंग ने इशारा समझ लिया। ताओवादी झांग ने कोई जवाब नहीं दिया और लियू गू ने कहा, मुझे याद है कि छात्रों के प्रत्येक समूह के प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले उनकी जानकारी डुबे मंडप को दी जाती है। ये सही है, झू टोंग ने कहा, मैंने स्वयं इस खुफिया जानकारी को पहुंचाया था। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं हिम्मत नहीं कर सकता। दाओवादी झांग ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और कहा, हम डीन के चरित्र को समझते हैं, लेकिन दिव्य राजधानी। ये सुनकर झू टोंग का चेहरा उतर गया। झू टोंग को सेलेस्टियल कैपिटल का सबसे नापसंद पहलू इसकी जटिलता थी। सेलेस्टियल कैपिटल जैसी जगह में बात तर्क की नहीं बल्कि हितों की है। जब तक ये किसी के हितों के अनुरूप है तब तक सत्य मिथ्या में बदल सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। झू टोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये पशु युद्ध सम्मेलन दिव्य पशु द्वीप पर संसाधनों के वितरण से संबंधित है और डुबे मंडप और दिव्य राजधानी इसके सबसे बड़े लाभार्थी हैं। उनके पास ऐसा जोखिम उठाने का कोई कारण नहीं है। यही वह हिस्सा है जिसे मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि हम इस पर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। ताओवादी झांग ने आह भरी। चाहे कुछ भी हो, इस मामले को फैलाया नहीं जाना चाहिए। झू टोंग ने कहा, अगर आज की स्थिति कल जैसी ही है तो मैं खुद जांच का नेतृत्व करूंगा। डिक और फैंग, आप एक जानवर लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए पूरी प्रतियोगिता 2 मैचों में विभाजित होगी। चूंकि फैंगयू के पास 9 क्लेश जानवर हैं, इसलिए कई दर्शक ये भी सोचते हैं कि नए लोगों में सबसे मजबूत लिन चेन नहीं बल्कि फैंगयू है। आखिरकार लिन चेन की आत्मा जानवर की कागज की ताकत वास्तव में बहुत खराब है। इसलिए दोनों पक्षों को दर्शकों द्वारा सबसे मजबूत छात्रों के रूप में स्वीकार किया गया और प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। एक बार जब दोनों पक्ष तैयार हो गए तो प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हुई, जिसमें पहला मैच 9 क्लेश जानवरों और मगरमच्छ आत्मा जानवर के बीच हुआ। शुरू से ही 9 क्लेश जंतु सक्रिय रूप से लगे रहे तथा युद्ध को शीघ्र समाप्त करना चाहते थे, लेकिन मगरमच्छ आत्मा जंतु की योगिनी प्रणाली से संबंधित है तथा उसकी लड़ने की शैली बहुत ही अनोखी है। इसका पूरा शरीर नीले हरे रंग के शल्कों से ढका हुआ है, जिनके बीच चमकते हरे रंग के पैटर्न हैं, जो प्राकृतिक ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। जब 9 क्लेश जंतुओं ने ज्वाला शरीर अवस्था में प्रवेश किया तो मगरमच्छ आत्मा जंतु ने अपनी विकास अवस्था में प्रवेश करने में संकोच नहीं किया। एक बार जब यह अपनी पवित्र पशु अवस्था में प्रवेश कर गया और एल्फ पावर को सक्रिय कर दिया, तो हड्डी की प्लेटें पंख जैसी ऊर्जा झिल्लियों में बदल गईं, जो मौलिक कर्णधाराओं से घिरी हुई थीं। ये बहुत अजीब लग रहा था, एक योगिनी जैसा मगरमच्छ, लेकिन इसकी युद्ध शक्ति नंगी आंखों से देखी जा सकती है। अभिलेखों के अनुसार इसका सबसे मजबूत कौशल मगरमच्छ राजा का अवतरण है, जो एल्फ पावर को मुक्त करता है, हड्डी प्लेट पंख झिल्ली को पूरी तरह से खोलता है, एलिमेंटल ओवरलोड अवस्था में प्रवेश करता है तथा निकट सीमा और लंबी दूरी की हमला क्षमताएं प्राप्त करता है। निकट युद्ध में 9 क्लेश जंतु उससे कमतर नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उसने सभी 9 क्लेश जंतु के कौशलों को समझ लिया था, जिससे वह काफी नुकसान में था तथा लंबी दूरी के कौशलों के कारण पिछड़ रहा था। अंत में फैंगयू अब और नहीं रुक सका, पूरी ताकत से आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन लिन चेन ने उसे रोक दिया। हार स्वीकाराना। फैंगयू स्तब्ध रह गया और लिन चेन को असमंजस से देख रहा था। अप्रत्याशित रूप से लिन चेन ने सीधे कहा, आप इसे हरा नहीं सकते। ये सुनकर फैंगयू ने गहरी सांस ली और शांत हो गया। निकट युद्ध मोड में 9 क्लेश जानवरों का ऊपरी हाथ था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के पास लंबी दूरी के जादुई हमले थे जो धीरे धीरे उसे थका सकते थे। लड़ाई जारी रखने से जीतने की स्पष्ट संभावना नहीं थी।
फोंग यू द्वारा हार स्वीकार करने के बाद भीड़ ने हूटिंग शुरू कर दी। कैंगलिंग प्राचीन देश के कई दर्शकों ने असंतोष व्यक्त किया, कुछ ने तो जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या स्पिरिट अकादमी के छात्र अब इतने कमजोर हो गए हैं। लिन चेन और फोंग यू ने अच्छी मानसिकता बनाए रखी, लेकिन झांग सुकिंग इसे एक साथ नहीं रख सके। संपूर्ण दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने कल विश्लेषण किया था। लिन चेन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, पहले दूसरा मैच खत्म करो, एक जीत और एक हार हासिल करने का लक्ष्य रखो। फेंग यू ने सिर हिलाया। एक जीत और एक हार पर एक अंक मिलता है, दोनों जीतने पर 2 अंक मिलते हैं। यदि हाथापाई में जीत हासिल की तो भी 2 अंक मिलेंगे। 9 क्लेश जंतुओं की हार की घोषणा के बाद दूसरे आत्मिक जंतु ने लड़ाई जारी रखी। गोल्डन फेदर बीस्ट बनाम क्रिम्सन स्पिरिट बग। यह मैच कहीं अधिक मनोरंजक था, जिसमें जोरदार मुकाबला देखने को मिला। गोल्डन फेदर बीस्ट ने तुरंत ही पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि उसे पता था कि चून की 9 क्लेश जानवर हार चुके हैं, इसलिए उसे स्थिति को सुधारना होगा। अन्यथा फेंग यू और कैंगलिंग प्राचीन देश दोनों को ही अपना सम्मान खोना पड़ेगा। दोनों ही आत्मा जानवर पवित्र जानवर श्रेणी के हैं, एक ही स्तर के हैं, लेकिन दोनों लंबी दूरी की लड़ाई टकराव कौशल में संलग्न हैं। क्रिम्सन स्पिरिट बर्ड लिटिल फॉक्स की तरह एक अग्नि गुण वाला स्पिरिट बीस्ट है, जो सिर से पैर तक गहरे लाल रंग के पंखों से ढका होता है। पंखों के सिरे सुनहरे रंग के होते हैं, जो बहते हुए मैग्मा जैसे लगते हैं। इसका सिर मुर्गे के आकार का होता है, लेकिन चोंच बाज की तरह तीखी होती है, जिसकी आंखें अंबर रंग की होती हैं और पुतलियां कभी न बुझने वाली आग से टिमटिमाती हैं। दोनों पक्षों में जमकर मुकाबला हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक अत्यंत कौशलपूर्ण मुकाबला हुआ। क्रिम्सन स्पिरिट बर्ड ने एक चीख निकाली और अपना चौथा कौशल प्रकट किया। सूरज को भेदती लाल चोंच। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने मुंह से एक तीव्र गति वाला भेदक ज्वलंत पत्थर बाहर थूक दिया। उस समय यद्यपि पत्थर सामान्य लग रहा था, परंतु उसकी क्षति भयावह थी। क्रिम्सन स्पिरिट बर्ड अक्सर ज्वालामुखी क्रेटर या पृथ्वी शिरा लावा के पास रहता है और लावा के भीतर शुद्ध अग्नि तत्व पर भोजन करता है, तथा इसकी लड़ने की शैली उन्मत्त होती है। दुर्भाग्यवश इस बार उसे सचमुच अपना मुकाबला करना पड़ा। जब से गोल्डन फेदर बीस्ट को पिछली बार जियोहॉर्न के दानव अग्नि परमाणु बम से मारा गया था, तब से वापस लौटने के बाद उसने रात और दिन लगन से प्रशिक्षण लिया था। यद्यपि रेड बीक पियर्सिंग द सन शक्तिशाली है, लेकिन डेमन फायर न्यूक्लियर बम की तुलना में अंतर छोटा नहीं है। गोल्डन फेदर बीस्ट ने भी अपने सभी पंख फड़फड़ाए, फिर अंतिम उल्का पंख विस्फोट शुरू किया। एक दूसरे से टकराकर गोल्डन फेदर बीस्ट को लगभग पूर्ण विजय प्राप्त करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये देखकर फेंग यू ने राहत की सांस ली, साथ ही गोल्डन फेदर बीस्ट के साथ भावुक भी हुआ। ऐसा नहीं है कि गोल्डन फेदर बीस्ट बहुत कमजोर है, लेकिन लिन चेन के स्पिरिट बीस्ट बहुत असाधारण है। इसके बाद रेफरी ने एक जीत और एक हार की घोषणा की, प्रत्येक को एक अंक दिया गया। ये परिणाम सुनकर दिक दुखी हो गया और वहां से जाने से पहले कुछ बुदबुदाया। हालांकि लिन चेन ने दिक के पीछे पीले रंग की चमड़ी वाले व्यक्ति ग्रे पर नजर डाली और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या उसने आपको भी परेशान कर दिया? झांग सुकिंग को आश्चर्य हुआ। नहीं, लिन चेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, फेंग यू की ओर देखने लगा और पाया कि फेंग यू 9 क्लेश जानवरों को सांत्वना दे रहा था। तभी लिन चेन को याद आया कि 9 क्लेश जानवर पहले से ही 32वें स्तर पर थे, इसलिए उस स्थिति में क्या इसमें कोई 5वां कौशल है? लिन चेन ने पूछा। फेंग यू ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी कहा, हालांकि यह मैच वास्तव में हारना ही था, क्योंकि 9 क्लेश जानवरों के लिए 5वें कौशल के साथ निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी के पास भी एक है। ... फेंग यू की छोटी सी जीत के साथ दर्शकों की बड़बड़ाहट अंततः थोड़ी शांत हो गई। दिक साम्राज्य की नई पीढ़ी में सबसे मजबूत है, इसलिए भले ही फेंग यू केवल एक टाई में कामयाब रहे, हर कोई इसे स्वीकार कर सकता है। इसके अलावा यह अभी भी प्रारंभिक दौर है, जिससे पूरी ताकत से इसका प्रयोग करना संभव नहीं है। पिछले अनुभवों के अनुसार स्पिरिट बीस्ट का 5वां कौशल अक्सर मैच जीतने की कुंजी होता है। हालांकि पूरी ताकत लगाना आमतौर पर नॉकआउट राउंड के दौरान ही होता है। फेंग यू का मैच समाप्त होने के बाद प्रतिस्पर्धा करने की बारी वू चेन की थी। लिन चेन भी देखने गए। वू चेन का प्रतिद्वंद्वी विशेष रूप से मजबूत नहीं था, उसने आसानी से 2 जीत हासिल कर ली। इसमें भाग लेने वाला द्वितीय वर्ष का छात्र निंग तियान था। निंग तियान की ताकत दूसरे वर्ष के बैच में सबसे कमजोर है, इसलिए उसे आज अपना सब कुछ झोंक देने की जरूरत थी। अंत में उन्होंने 2 जीत भी हासिल की।
इस प्रकार पूरे दिन बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस की स्थिति और स्कोर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यूलान एम्पायर 4 जीत 1 हार 1 ड्रॉ 9 अंक। कैंगलिंग प्राचीन देश 2 हार 3 जीत 1 ड्रॉ 7 अंक। नानफेन प्राचीन देश 5 हार 1 जीत 2 अंक। ईस्ट सकुरा कंट्री 4 हार 2 जीत 4 अंक। बेमिन कंट्री 4 जीत 1 हार 1 ड्रॉ 9 अंक। प्राचीन साम्राज्य जिजुन 3 जीत 1 हार 1 ड्रॉ 7 अंक। कई लोग इस को लेकर आश्वस्त महसूस कर रहे थे। हालांकि केवल वे लोग ही मूल मुद्दों पर ध्यान दे पाएंगे जिन्होंने पूरी प्रतियोगिता देखी होगी। 3 मैचों के अच्छे परिणामों के बावजूद पूरे अवलोकन के दौरान कैंगलिंग प्राचीन देश के छात्रों ने काफी कड़ा संघर्ष किया। उस शाम लिन चेन और अन्य 2 कप्तानों को एक बार फिर बैठक के लिए बुलाया गया और दाओवादी झांग ने आते ही कहा, अब और अटकलें नहीं, डीन ने व्यक्तिगत रूप से जांच में हस्तक्षेप किया है। ये सुनकर तीनों चुप हो गए। वास्तव में उत्तर तो पहले से ही स्पष्ट था। जासूसी का काम तुम्हारे लिए नहीं है। ताओवादी झांग ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा काम मैच अच्छी तरह खेलना है। बोलते समय ताओवादी झांग ने पहले लिन चेन को देखा और अंत में एक नजर पीछे हटा ली। दूसरों की तुलना में लिन चेन सबसे भरोसेमंद था, भले ही बाहर अफवाहों के अनुसार उनकी युद्ध शक्ति कम थी। बैठक के अंत में दाओइस्ट झांग ने कहा, कल अंक प्रतियोगिता का अंतिम मैच है, शीर्ष 3 में जगह बनाना सुनिश्चित करें। पूर्वी सेकुरा देश के विरुद्ध युद्ध जियाओबाई मंच पर आती है। सराय में लौटकर लिन चेन ने छोटी लोमड़ी को छोड़ दिया और उसके साथ तीनों जानवरों ने सोने की तैयारी करने से पहले बढ़िया भोजन का आनंद लिया। बड़ा सफेद भालू लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहा था, इसलिए वह शांत रहा। लिन चेन और जियाओबाई शांत थे, लेकिन छोटी लोमड़ी थोड़ी उत्तेजित थी, रात में करवटें बदल रही थी। छोटी लोमड़ी ने जब देखा कि उसने लिन चेन को जगा दिया है, तो उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। लिन चेन को पता था कि लिटिल फॉक्स पहले कभी ऐसे मंच पर नहीं आई थी, उसे डर था कि शायद वह अच्छा प्रदर्शन न कर पाए। तो लिन चेन ने आश्वस्त करते हुए कहा, मैं इस दौरान आपके प्रयासों पर नजर रख रहा हूं। अपनी ताकत के साथ बस सामान्य रूप से प्रदर्शन करें। इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। पहले कथन से लिटिल फॉक्स को मध्यम राहत मिली, लेकिन बाद वाला कथन स्पष्ट रूप से अधिक प्रभावी था। छोटी लोमड़ी ने सिर हिलाया और लिन चेन की बाहों में लेटकर गहरी नींद में सो गई। अगले दिन लिन चेन उठे और सीधे अखाड़े की ओर चल पड़े, रास्ते में एक सवाल पर विचार करते हुए। अब यह पुष्टि हो सकती है कि कुछ देशों ने किसी तरह उनके बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त कर ली थी। हालांकि उस खुफिया जानकारी में जियाओबाई और जियाओहोन की ताकत के बारे में कितना बताया गया था। लिन चेन की प्रतियोगिता आज अंतिम रूप से निर्धारित थी, जिसमें 2 वर्ष वरिष्ठ छात्र पहले भाग लेंगे। जब लिन चेन पहुंचे तो वह अपने मैचों के परिणामों की प्रतीक्षा करने में सक्षम थे। कल के मैचों के बाद कैंगलिंग प्राचीन देश के लिए मुख्य प्रतियोगी प्राचीन साम्राज्य जिजुन था। दोनों देश स्कोर में बराबर थे। प्रतियोगिता लगभग 2.5 घंटे तक चली, जिसके बाद लिन चेन को अंततः परिणाम सुनने को मिला। कैंगलिंग एंशिएट कंट्री ने आज फिर से काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें दूसरे वर्ष के छात्रों ने ड्रॉ हासिल किया और तीसरे वर्ष के छात्रों ने जीत हासिल की। प्राचीन शीजुन साम्राज्य को 1 जीत और 1 हार मिली, लेकिन उनका अंतिम मुकाबला सबसे कमजोर नानफेन प्राचीन देश के खिलाफ था। इसलिए यह अत्यधिक संभावना थी कि प्राचीन साम्राज्य शीजुन इस मैच में जीत हासिल कर लेगा। लिन चेन को भी शीर्ष 3 में प्रवेश करने के लिए जीतना था। क्या लिन चेन ऐसा कर सकता है? वह शायद कर सकता है। मैंने सुना है कि लिन चेन नए खिलाड़ियों की टीम का कप्तान है। मैं अभी भी थोड़ा चिंतित हूं। मैं नहीं चाहता कि वे हारने वालों के समूह में शामिल हो जाएं। मैच शुरू होने से पहले ही दर्शक चर्चाओं से गुलजार हो गए थे। लिन चेन का मैच पहले से ही काफी उल्लेखनीय था, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी पूर्वी सेकुरा देश से था। इस मैच ने नॉकआउट दौर में प्रवेश का निर्णायक फैसला किया और भी अधिक लोग इस पर ध्यान दे रहे थे, विशेष रूप से कैंगलिंग प्राचीन देश के अलावा अन्य देशों से, विशेष रूप से प्राचीन साम्राज्य शीजुन से। इन लोगों को स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि कैंगलिंग प्राचीन देश हार जाएगा और हारने वालों के समूह में शामिल हो जाएगा। इस समय लिन चेन के प्रतिद्वंद्वी गाओ बेन, जियाओबाई और जियाओहोन के स्तर और कौशल का विवरण देने वाला एक डोजियर पकड़े हुए थे। इसमें जियाओबाई के सभी 4 कौशलों को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया था। लिटिल फॉक्स के केवल 3 कौशलों को नोट किया गया था। हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल गायब था। शिक्षक, उनके कौशल स्तर का दस्तावेजीकरण क्यों नहीं किया गया?
गाओ बेन ने टीम लीडर शिक्षक साजुकी की ओर देखा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पास में बैठे एक छात्र ने हंसते हुए कहा, गाओ बेन, क्या आप सचमुच हलसीन वाले जानवर से डरते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस उत्सुक हूँ। गाओ बेन ने जल्दी से समझाया, हालांकि यह स्वीकार करना होगा कि वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि साम्राज्य से प्राप्त जानकारी में लिन चेन को छोड़कर बाकी सभी के आत्मिक जानवरों के बारे में विस्तृत डेटा शामिल था। शिक्षक साजुकी ने सख्ती से निर्देश दिया, इस मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, भले ही तुम्हें उसे नीचे खींचना पड़े। मैं समझ गया, गुरुजी। गाओ बेन ने उत्सुकता से सिर हिलाया और उत्सुकता की लहर महसूस की। पूर्वी सेकुरा देश में कैंगलिंग प्राचीन देश के किसी व्यक्ति के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर जीतना अत्यधिक सम्मान की बात होती थी। उनके माता पिता पहले से ही दर्शकों के बीच बैठे थे, इस जीत के लिए तैयार और आशान्वित। मंच के नीचे मैच शुरू होने से पहले ही दाववादी झांग आ गए और लिन चेन से कुछ कहने के लिए उनके पास आए। अगर लीग सेलेस्टियल कैपिटल से हुई है तो आपकी जानकारी शायद अधूरी होगी, दाववादी झांग ने कहा। लियू गु और मेरे अलावा यहां तक कि डीन को भी आपके आत्मिक जीवों के बारे में पता नहीं है। लिन चेन ने फैंग यू और बाय लिंग की ओर देखा और सोचा, क्या वे लोग नहीं हैं? ताओवादी झांग ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं आपके साथ गंभीर हूं। मैं समझता हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। लिन चेन ने जोर से सिर हिलाया। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, ताओवादी झांग ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं दूसरों के कौशल स्तर को नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा जानता हूं। अगर गाओ बेन तुम्हें हरा देता है तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा, बस देखना। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन चेन अवाक रह गया। अन्य छात्रों के लिए ताओवादी झांग ने प्रोत्साहन दिया, जब बात उनके लिए आए तो इसमें बदलाव क्यों आया? इस समय रेफरी ने पूछा, क्या दोनों पक्ष तैयार हैं? लिन चेन ने सिर हिलाया। उसे जियाओबाई और छोटी लोमड़ी पर पूरा भरोसा था और उसे दाओवादी झांग से ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर गाओ बेन ने भी सिर हिलाया और अपने पहले आत्मिक जानवर को बुलाया। गाओ बेन का पहला आत्मिक जानवर काला चंद्र जानवर था, जो एक पवित्र जानवर था। ब्लैक मून बीस्ट एक अनोखा आत्मिक जानवर था, जो बाघ के पराक्रम और वुल्फहाउंड की चपलता का प्रतीक था। यह देखने में बाघ जैसा था, लेकिन बाघ नहीं था। इसके माथे पर एक विशिष्ट काला अर्धचंद्र था। ये बड़ा था, 3 मीटर से अधिक लंबा, चिकने काले फर से ढका हुआ, विशेषकर छाती और पेट के चारों ओर मांसपेशियां कुंडलित थीं, जो इसकी 8 ब्लॉक जैसी मांसपेशियों के बीच गुंथी हुई थीं। जब काला चंद्र राक्षस प्रकट हुआ तो कई लोग बड़बड़ाने लगे। ब्लैक मून बीस्ट पूर्वी सेकुरा देश के लिए अद्वितीय था, जिसमें एक अंधेरा गुण था और यह आत्मा जानवरों की विस्फोट प्रणाली श्रेणी से संबंधित था। रेफरी के संकेत के साथ दोनों आत्मा जानवर मंच पर चढ़ गए और अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में जियाओबाई की उपस्थिति कम भयावह लग रही थी। ये बुरा है, मैं आशावादी महसूस नहीं कर रहा हूं। चिंता मत करो, हमने पिछले 2 दिनों में अच्छा प्रदर्शन किया है। लिन चेन के स्पिरिट बीस्ट में अच्छे कौशल हैं। यदि आत्मिक पशु की जन्मजात शक्ति ठोस नहीं है तो कौशल बेकार है। जैसे जैसे लोग आसन मैच देख रहे थे, बातचीत तेज होती जा रही थी। लिन चेन को जरा भी चिंता नहीं हुई। उसे पहले से ही पता था कि जियाओबाई एक निम्न स्तरीय नश्वर प्राणी होने के नाते संदेह का सामना जरूर करेगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। केवल शियाओबाई से परिचित लोग ही इसके असली आतंक को जानते थे। यहां तक कि जियाओ हॉन्ग हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल सीखने के बाद भी उसी ग्रेड के जियाओबाई के खिलाफ निश्चित जीत का दावा नहीं कर सका। जियाओबाई के कौशल शस्त्रागार में सिर्फ 2 चीजें थीं, बशर्ते आप उनका सामना कर सकें। जियाओबाई आत्मविश्वास से मंच पर चढ़ी, वह थोड़ी उत्साहित भी थी। काओकिंग प्रतियोगिता के बाद से यह काफी समय से सुर्खियों में नहीं था। यह माहौल का आनंद नहीं था, बल्कि इससे लिन चेन को जो सम्मान मिला उसका आनंद था। इससे जियाओबाई को यह महसूस हुआ कि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं थे, न ही लिन चेन के। मुंह चिंतन में जियाओबाई ने दहाड़ लगाए और कोई आत्मा जानवर में परिवर्तित हो गई। अब तो ऐसा ही है। नीचे खड़े कई लोग कोई आत्मा जानवर का रूप देखकर संतुष्ट हो गए। अप्रत्याशित रूप से काला चंद्र जानवर भी दहाड़ते हुए अपने विकसित रूप में प्रवेश कर गया। अपने विकसित मोड में ब्लैक मून बीस्ट और भी अधिक भयंकर हो गया और उसकी उपस्थिति और भी अधिक प्रबल हो गई, जिससे कोई स्पिरिट बीस्ट की आभा भी थोड़ी कम लगने लगी। काले चंद्रमा जानवर, हमला करो, शीघ्र युद्ध। गाओ बेन के आदेश पर ब्लैक मून बीस्ट आगे की ओर उछला, जिससे उसके माथे पर अर्धचंद्र सक्रिय हो गया।
ऐसा प्रतीत होता था कि यह कम दूरी तक टेलीपोर्टेशन के लिए छाया में घुल मिल गया था तथा अपने पीछे भ्रामक छवियां छोड़ गया था। यह इसका दूसरा कौशल था, मून शैडो एस्केप। किसी भूत की तरह वह जियाओबाई पर टूट पड़ा। पास आते ही उसके माथे पर बना काला अर्धचंद्र लाल हो गया और उसकी पुतलियों में रक्त लाल चंद्रवृत्त दिखाई देने लगा। विपत्ति की दृष्टि। ये ब्लैक मून बीस्ट का जन्मजात कौशल है, आपदा की दृष्टि। नीचे बैठे अनेक दर्शक आश्चर्य से हौंफने लगे। आपदा की दृष्टि एक आध्यात्मिक शक्ति कौशल था, जिसमें पुतली की शक्ति का उपयोग कर जिन पर दृष्टि डाली जाती थी उन पर मानसिक आघात लगाया जाता था, जिससे सर्वोत्तम स्थिति में कुछ सेकंड के लिए कठोरता उत्पन्न होती थी या सबसे बुरी स्थिति में लड़ने की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती थी। नियु नियु ने अपनी शक्ति दिखाए काले चंद्र राक्षस को गंभीर रूप से घायल किया। ये कौशल अत्यंत शक्तिशाली है। आध्यात्मिक प्रकारों के मूल्यांकन में इसे आत्मा शांति खुर से भी अधिक दर्जा दिया गया है, क्योंकि पुतली शक्ति को मुक्त करना सरल और तेज है। ब्लैक मून बीस्ट ने पहला कदम उठाया, जिससे कैंगलिंग प्राचीन देश के दर्शकों को असहज महसूस हुआ। अगले ही क्षण अपनी शिष्य शक्ति को सक्रिय करते ही उसके शरीर से काली ऊर्जा का एक उभार निकला और अंततः उसका चौथा कौशल प्रकट हुआ, रात्रि हत्या। वह एक भूतिया हत्यारे की तरह आगे बढ़ रहा था। उसके पंजे ब्लेड में बदल गए थे और वह शियाओबाई की ओर बढ़ रहा था। इस दृश्य ने दर्शकों को भय से भर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि जीत और हार का फैसला ऐसे ही हो जाए? हालांकि नीचे लिन चेन शांत रहा और उसके बगल में ताओवादी झांग भी शांत रहा। वे जियाओबाई की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। यदि ब्लैक मून बीस्ट जियाओबाई को हरा सकता तो जियाओबाई इस स्तर तक नहीं पहुंच पाती। वास्तव में जब ब्लैक मून बीस्ट ने गेज ऑफ कैलामिटी का उपयोग किया तो जियाओबाई ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। वह दहाड़ा, फिर तुरंत अपने बर्बर रक्तरेखा स्तर 3 को सक्रिय कर दिया तथा अपने अगले खुर को ऊंचा उठा लिया। यह क्या कर रहा है? जल्दी करो और इसके आयरन हॉर्न इम्पैक्ट का उपयोग करके बच निकलो। बिल्कुल, जियाओबाई को कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन नीचे बैठे दर्शक चिंतित थे। जियाओबाई पहले से ही आपदा की दृष्टि से मारा गया था, अब यह एक लकड़ी के खंभे की तरह था। जैसे ही काले चंद्र जानवर के पंजे हमला करने वाले थे, जियाओबाई का अगला खुर अंततः जमीन पर उतरा। धमाका। जमीन पर जोरदार टक्कर के साथ एक हरे रंग की परछाई प्रकट हुई। वह क्या है? हर कोई दंग रह गया। ताओवादी झांग और फोंग यू भी आश्चर्यचकित रह गए। ये वह चाल नहीं थी जिसे फेंग यू ने पहले लिन चेन से लड़ते समय देखा था। ये लिन चेन, उसके पास और भी बहुत कुछ था। फेंग यू ने अविश्वास में लिन चेन को देखा, ये सोचकर कि नौक्लेश जानवर पहले से ही जियाओबाई के बहुत करीब था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन चेन के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। यह आत्मा को शांत करने वाले खुर की सर्वोच्च अवस्था होनी चाहिए। दाओवादी झांग की तेज आंखों ने इसे तुरंत पहचान लिया। वास्तव में जियाओबाई जिस चाल का उपयोग कर रहा था वह आत्मा शांति खुर ब्रह्म आत्मा थी। जैसे ही हरे रंग का हलवाही जानवर ब्रह्म आत्मा प्रकट हुआ, दर्शक उत्साह से भर गए। लेकिन इस बार, इससे पहले कि वे चर्चा शुरू कर पाते, बिजली की तरह तेज हरे रंग की ब्रह्म आत्मा सीधे काले चंद्र जानवर से टकरा गई। एक क्षण में काला चंद्रमा जानवर वहीं जम गया, हिलने में असमर्थ हो गया। इसके बाद जियाओबाई की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और अगले ही सेकंड में वह आगे की ओर भाग गई। हजार छायाओं का एकीकरण। जियाओबाई अपने प्रतिद्वंद्वी का बहुत सम्मान करता था, भले ही अब प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक खंभा था। उसने 13 प्रेत छवियों का पूरी तरह से उपयोग किया, अंततः एक में विलीन हो गया, प्रतिद्वंद्वी की ओर चार्ज किया। ब्लैक मून बीस्ट, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से दूर हटो, गाओ बेन जोर से चिल्लाया। लेकिन एक क्षण में जियाओबाई बिजली की तरह आगे बढ़ी, इतनी तेजी से कि केवल एक धुंधली छाया ही रह गई। काला चंद्र जानवर जहां खड़ा था, हिलने में असमर्थ था। अब वह चक्कर खा रहा था और बंधा हुआ था, बिल्कुल भी चकमा देने में असमर्थ था। पशु प्रवृत्ति ने उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति प्रकट करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं, ये देखकर कि जियाओबाई ऊंची छलांग लगा रही है, हवा में घूम रही है, मानो कोई मिसाइल आकाश से गिर रही हो और भारी बल के साथ नीचे गिर रही हो। धमाका। एक क्षण में काले चंद्र राक्षस का दिमाग खाली हो गया। उसने स्वयं को हवा में उठता हुआ महसूस किया। जब उसे होश आया तो उसे तीव्र पीड़ा हो रही थी। ये जानता था वह घायल हो गया था और वह भी मामूली बात नहीं थी। हालांकि जब ब्लैक मून बीस्ट जमीन पर जोर से गिरा तो जियाओबाई तेजी से उसके पीछे गया, गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी की तरफ एक तेज कदम बढ़ाते हुए तेजी से अपना पैर उठाया और प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर जोर से वार किया।
गाओ बेन स्तब्ध रह गया। घटना इतनी तेजी से घटी कि वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। क्या वह हार गया? बस एक पल में वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। अन्य दर्शकों को भी यह विश्वास करना कठिन हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा था, जब तक कि गाओ बेन की उत्सुक आवाज नहीं गूंजी। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं। एक पल में गाओ बेन ने 2 बार दोहराया। डॉट 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 डॉट। जब उनकी आवाज बंद हो गई तो कुछ क्षण के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन इसके तुरंत बाद लेवल 10 की आंधी की तरह चर्चाओं का तूफान आ गया। इतनी तेजी मैंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे ही कई लोग अंदर से स्तब्ध थे, लेकिन दुखद दृश्य स्पष्ट और मुखर था। काला चंद्र जानवर जमीन पर पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, जमीन पर अभी भी खून मौजूद था। इससे उन्हें पता चला कि जो कुछ उन्होंने देखा वह वास्तव में वास्तविक था। काले चंद्रमा जानवर को जवाबी हमले में मार दिया गया, और यह तुरंत ही हुआ। जियाओबाई की जीत की घोषणा के बाद जियाओबाई ने ब्लैक मून बीस्ट को छोड़ दिया और अखाड़े से कूद गया। लिटिल फॉक्स और बिग व्हाइट बियर तुरंत दौड़े। तीनों स्पिरिट बीस्ट किसी बात पर बातचीत कर रहे थे। लिन चेन चुपचाप चला गया और नियू के सिर पर थपथपाया। काला चंद्रमा जानवर, छिपी हुई रक्तरेखा 24.33%। रक्तरेखा खराब नहीं थी। लिन चेन ने रास्ते में इसे एकत्र किया, फिर जियाओबाई की बातचीत सुनी। जियाओबाई जियाओ होंग से कह रही थी कि वह शांत रहे, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी उतना मजबूत नहीं है जितना उसने कल्पना की थी। छोटी लोमड़ी ने गंभीरता से सिर हिलाया। इस समय दर्शकों ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की, और यह नहीं जानते हुए कि इसे किसने शुरू किया, चारों ओर तालियां गूंज उठीं। बहुत बढ़िया, इतना अद्भुत, नई पीढ़ी का कप्तान बनने के योग्य। इस विलंबित तालियों के सामने जियाओबाई काफी शांत दिख रही थी, जबकि लिटिल फॉक्स कुछ ईर्ष्यालु लग रही थी तथा अपने मन में जीत सुनिश्चित करने की कसम खा रही थी। उसी समय ताओवादी झांग ने आगे बढ़कर लिन चेन से कहा, विजेताओं को हराना मुश्किल लगता है। लिन चेन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। पिछले वर्षों में अक्सर प्रतियोगी घायल हो जाते थे, जिसके कारण वे टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाते थे। ये भी सामान्य है। यद्यपि यह एक अखाड़े का मैच है तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेफरी मौजूद रहते हैं, फिर भी गंभीर चोटें अपरिहार्य हैं तथा ऐसी घटनाएं हर वर्ष घटित होती हैं। फिर भी लिन चेन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस वर्ष पहला गंभीर रूप से घायल स्पिरिट बीस्ट जियाओबाई से आएगा। ताओवादी झांग ने फिर लिटिल फॉक्स की ओर देखा और लिन चेन से कहा, अपने तुरुप के पत्ते सुरक्षित रखने की कोशिश करो। नियू मुक्त काले चंद्र राक्षस को गंभीर रूप से घायल करता है, भाग दो। लिन चेन समझ गया कि दाओवादी झांग ने सोचा था कि जियाओबाई ने पहले ही एक तुरुप का पत्ता प्रकट कर दिया था, जो आगामी उन्मूलन मैचों के लिए नुकसानदेह था। हालांकि लिन चेन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि जियाओबाई और जियाओ होंग दोनों के पास बहुत सारे तुरुप के पत्ते थे। इसके अलावा लिन चेन का मानना था कि जब तक किसी की कच्ची ताकत पर्याप्त है, तब तक उसका मुकाबला आसानी से नहीं किया जा सकता। इसके बाद रेफरी ने आधे घंटे के ब्रेक की घोषणा की। सामान्य विश्राम समय लगभग 10 मिनट का था, लेकिन इस बार ब्लैक मून बीस्ट गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी। इस प्रकार इस अवकाश को बढ़ा दिया गया और इसे मानवीय अवकाश समय कहा गया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए कांपते हुए काले चंद्र जानवर को देखकर गाओ बेन का दिल खून से लथपथ हो गया। वास्तव में ब्लैक मून बीस्ट इतना अक्षम नहीं था, यह मुख्यतः इसलिए था क्योंकि वह बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ गया था। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि जियाओबाई का आत्मा को शांत करने वाला खुर इतना भयानक होगा। यदि ये केवल चक्कर आना था, तो ब्लैक मून बीस्ट की क्षमताओं के साथ यह अभी भी जल्दी से जाग सकता था। लेकिन उस नीले भ्रम आत्मा में न केवल क्षति और चक्कर आना था, बल्कि बंधन भी था। जहां तक हजार छायाओं के एकीकरण की शक्ति का प्रश्न है, वह भी उनकी कल्पना से परे थी। किसने सोचा होगा कि एक निम्न स्तरीय नश्वर जानवर का विशिष्ट कौशल ऐसा प्रभाव और शक्ति प्राप्त कर सकता है। सबसे निराशाजनक बात यह है, ब्लैक मून बीस्ट 32वें स्तर पर है और उसने पहले ही 5वां कौशल सीख लिया है। फिर भी 5वें कौशल का उपयोग किए जाने से पहले ही उसे हटा लिया गया। ब्लैक मून बीस्ट की चोट अभी भी स्पष्ट नहीं थी, और इसके बगल में साजुकी ने समय पर नजर डाली और कहा, अगले हारने वाले ब्रैकेट मैच में आपके पास मूल रूप से कोई अंक नहीं है, इसलिए पूरी ताकत लगाओ। ये सुनकर गाओ बेन का हौसला वापस लौट आया। लिन चेन, सही। हलवाई जानवर, सही है। तुमने मेरे प्रथम आत्मिक पशु को चोट पहुंचाई है, इसलिए मुझे अपने द्वितीय आत्मिक पशु को भी चोट पहुंचाने के लिए दोष मत दो।
गहन विचार में डूबे गाओबेन ने अपने बगल में खड़े दूसरे आत्मिक जानवर की ओर आत्मविश्वास से देखा और उससे कहा, मेरे लिए मरते दम तक लड़ो। दूसरे आत्मिक पशु ने, जिसकी आंखें बंद थीं, उन्हें खोला और जोर से सिर हिलाया। उसकी पुतलियों में उपहास का भाव था। फ्लेम फॉक्स, हुआ बच्चों का खेल। ... गाओबेन आश्वस्त था और उसके बगल में साजुकी भी आश्वस्त थी, क्योंकि गाओबेन का दूसरा आत्मा जानवर भी पूर्वी सेकुरा देश की एक आत्मा जानवर विशेषता थी। भंवर पूंछ जानवर, यह एक प्राचीन समुद्री ड्रैगन और एक विशाल व्हेल के मिश्रण जैसा दिखता है, जो गहरे नीले रंग के कुंडलित कवच से ढका हुआ है, जिसके शल्कों के बीच से तरल नीली रोशनी बह रही है, तथा इसके सिर पर मूंगा जैसे सींग हैं, तथा इसके दांत ज्वारीय हुक ब्लेड की तरह घुमावदार हैं। सबसे विशेष विशेषता भंवर पूंछ जानवर की पूंछ थी। यह एक जल गुण वाला आत्मा जानवर था। इसकी पूंछ इसके शरीर के भीतर तरल को नियंत्रित कर सकती थी, तथा भंवर शक्ति का उपयोग करके पानी पर असीम दबाव डालकर नुकसान पहुंचा सकती थी। दुनिया में भंवर पूंछ जानवर की रेटिंग, जानवर टेमिंग खजाना मैनुअल, बहुत अधिक थी, विशेष रूप से पवित्र और दिव्य जानवर चरणों में। इसकी लड़ाकू शक्ति कुचल स्तर थी, इसलिए वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। गुणवत्ता और विशेषताओं के संदर्भ में ये लिटिल फॉक्स से एक स्तर आगे निकल गया, हालांकि उनके स्तर समान थे। ... आधे घंटे बाद गाओबेन अखाड़े में लौट आया और मैच शुरू होने वाला था। इससे पहले कि रेफरी कुछ बोल पाता, लिटिल फॉक्स मंच पर आ गया और उसने सामने खड़े वोटेक्स टेल बीस्ट को देखा, जो उससे कहीं बड़ा था और उसे निगलने में दिक्कत हो रही थी। यद्यपि इस दौरान छोटी लोमड़ी काफी बड़ी हो गई थी, फिर भी वह स्वाभाविक रूप से डरपोक थी। कुछ लक्षणों को पूरी तरह से खत्म करना कठिन होता है। उसने लिन चेन और अन्य लोगों की ओर देखा। जियाओबाई और जियाओ हे दिखावे की परवाह किए बिना उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। इस क्षण छोटी लोमड़ी को अंदर से राहत महसूस हुई। मैंने इस दौरान बहुत मेहनत की है, मैं यह अवश्य कर सकता हूँ। जैसे ही वोटेक्स टेल बीस्ट मंच पर आया, रेफरी ने भी दो स्पिरिट बीस्ट को देखा और कहा, क्या दोनों पक्ष तैयार हैं? लिन चेन और गाओबेन ने लगभग एक साथ सिर हिलाया। गाओबेन की आंखों में अधीरता का भाव था। दोनों पक्षों को सहमति जताते देख रेफरी ने तुरंत कहा, मैच शुरू करें। इस आदेश के साथ लिटिल फॉक्स ने बढ़त बना ली, बिना किसी गति के दहाड़ते हुए सीधे 5 पूंछ वाली ज्वाला लोमड़ी में बदल गई। 1 2 3 4 5 5 पूंछ। क्या ये फ्लेम फॉक्स नहीं है? इसके पहले विकास में इसकी 5 पूंछें कैसे हैं? ध्यान से देखो, उनमें से एक भ्रमपूर्ण है। छोटी लोमड़ी का रूप अचानक नाटकीय रूप से बदल गया और उसकी प्रकट शक्ति ने कैंगलिंग प्राचीन देश के दर्शकों को आश्चर्य से चीखने पर मजबूर कर दिया। छोटी लोमड़ी ने अपना मुंह खोला और एक ज्वलंत तूफान को आगे की ओर उगल दिया। भंवर पूंछ जानवर ने ये दृश्य देखकर आंखें सिकोड़ ली, उसका हृदय शांत हो गया। इसकी पूंछ के स्पर्शे खिल गए, जिससे इसके सामने तुरंत एक विशाल जल दीवार बन गई, जिसने बनते ही ज्वलंत तूफान पर उच्च दबाव वाली पानी की गोलियां दाग दी। एक क्षण में धधकते तूफान की लपटें बुझ गईं। ये साधारण पानी नहीं है। क्या इसकी आंतरिक जल गुणवत्ता प्राचीन समुद्री ड्रैगन के नीले दिव्य जल जैसी हो सकती है? एक तीक्ष्ण दृष्टि वाले दर्शक ने तुरंत अंतर पहचान लिया। जैसे ही यह बात कही गई, पूरा दर्शक आश्चर्यचकित रह गया। ब्लू डिवाइन वाटर की जल गुणवत्ता सामान्य समुद्री जल से बिल्कुल अलग थी। यह अधिक चिपचिपा था और इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा थी। कैंगलिंग प्राचीन देश के कई दर्शकों को असहजता महसूस हुई। यदि ऐसा है तो फ्लेम फॉक्स की लपटें पूरी तरह से प्रतिसंतुलित हो जाएंगी। इसका तीसरा कौशल विश्व शुद्धिकरण सच्ची ज्वाला प्रतीत होता है। यदि यह महान सफलता तक पहुंच जाता है तो यह अभी भी लड़ सकता है, लेकिन अभी। गाओबेन भी इस बार अपनी मुस्कान नहीं छिपा सके और भंवर पूंछ जानवर को आदेश देते हुए कहा, भंवर पूंछ जानवर, ज्वारीय कानून तीर जारी करें, मैच समाप्त करें। ये सुनकर भंवर पूंछ वाला जानवर गुस्से से आकाश की ओर दहाड़ा, फिर अपनी पूंछ हिलाई, जिससे उसकी पूंछ पूरी तरह नीली हो गई। उसकी पूंछ से नीली ऊर्जा की एक धारा प्रकट हुई, जो अनंत दबाव में एक क्रिस्टल स्पष्ट तीक्ष्ण तीर का रूप ले रही थी, जो सीधे छोटी लोमड़ी के सिर पर निशाना साध रही थी। ... रिवर व्यू मंडप। गुआन वहीं बैठा अपने हाथ में युद्ध रिपोर्ट देख रहा था। कुछ ही देर बाद जीरो अंदर आया और घुटने टेकते हुए बोला, सर, बायलिंग की पहचान की जांच हो चुकी है। गुआन ने युद्ध रिपोर्ट नीचे रख दी और पूछा, कोई खोज? नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट ने हाल ही में बायलिंग से संपर्क किया है। ओह, 1 साल पहले बायलिंग को फीनिक्स एसेंस ब्लड की एक बूंद मिली थी, जो संभवतः नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट की कारीगरी से मिली थी।
आपको पता होना चाहिए, मुझे संभावना शब्द से नफरत है। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है, मैं निश्चित नहीं हो सकती, जीरू ने जल्दी से कहा। जांच से पता चलता है कि न केवल बाइलिंग को यह फीनिक्स एसेंस ब्लड मिला, बल्कि लिन चेन को भी। अफवाह है कि यह स्पिरिट अकादमी की ओर से उनकी सराहनीय सेवा का इनाम है। जीरू की जांच के अनुसार स्पिरिट अकादमी शायद ही कभी छात्रों को इस स्तर की सामग्री से पुरस्कृत करती है। ये सुनकर गुअन ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। कुछ सोचते हुए उसने पूछा, बाइलिंग का व्यक्तित्व कैसा है? डरपोक, स्वभाव से कायर, लड़ाकू क्षमता। राष्ट्रीय उपदेशक युद्ध क्षमता पर चर्चा नहीं करते हैं, गुअन ने उसे बीच में ही टोक दिया, और जीरू ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन गुअन ने खुद से बात करना शुरू कर दिया। क्या वह झोंगनान द्वारा छोड़ा गया चारा हो सकता है, और जिसे वह वास्तव में विरासत के लिए चाहता है वह अभी भी ली मुबा है? जीरू ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। सेलेस्टियल कैपिटल के लोग वास्तव में जानते हैं कि नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट हाल ही में एक नए राष्ट्रीय प्रीसेप्टर की खोज कर रहा है। ली मुबा नाम का ये व्यक्ति कैंगलिंग प्राचीन देश के उत्तर से आता है और स्पिरिट ड्रैगन का नियंत्रक भी है। नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट का ली मुबा के साथ काफी संपर्क रहा है, जिसने काफी ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन गुअन को हमेशा लगता था कि झोंगनान का लक्ष्य ली मुबा नहीं था। भले ही ली मुबा असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं और अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हैं। आप क्या सोचते हैं? जीरू का भी मानना है कि बाइलिंग के राष्ट्रीय उपदेशक बनने की संभावना बहुत कम है। जीरू ने कहा, अन्य बातों की तो बात ही छोड़िए, बस डूबे पवेलियन की बाधा है, वह उससे पार नहीं पा सकती। ये सुनकर गुअन ने सिर हिलाया। राष्ट्रीय उपदेशक की स्थिति ऐसी चीज नहीं है जिसका निर्णय अकेले झोंगनान कर सके। सेलेस्टियल कैपिटल की सभी बड़ी ताकतों के पास निर्णय लेने की शक्ति है। अभी के लिए अस्थायी रूप से उस पर निगरानी कम कर दीजिए। गुअन ने जीरू से कहा, आपका प्राथमिक कार्य अभी भी झोंगनान की गतिविधियों पर नजर रखना है। जी श्रीमान। छोटी लोमड़ी बुझते हुए ज्वलंत तूफान को देखती रही। उसका छोटा सिर कुछ देर तक प्रतीक्षा में रहा, जब तक कि अचानक एक तेज सीटी ने हवा में छाए मृत सन्नाटे को चीर दिया। छोटी लोमड़ी ने ऊपर देखा तो दूर से एक भूत जैसा तीर निकलता हुआ दिखाई दिया। तीर में नीली ऊर्जा की चमक थी, जो तोप के गोले की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसकी गति आश्चर्यजनक और डरावनी थी। लिटिल फॉक्स थोड़ा चौंका और दर्शकों द्वारा प्रतिद्वंद्वी की जल गुणवत्ता की प्रशंसा करने पर आवेग में आकर उसने हॉट बर्निंग फायर कंट्रोल का उपयोग करने पर विचार किया। लिन चेन ने उसकी हरकत को देखा और उसे रोकने ही वाला था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि छोटी लोमड़ी अपनी चाल बदल देगी। इसने हृदय को जलाने वाली अग्नि नियंत्रण शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि इसकी पूंछ के एक झटके से ज्वाला का रंग गहरा लाल से बदलकर लाल सुनहरा हो गया। जब लाल सुनहरी रोशनी दिखाई दी तो दर्शक उसे स्पष्ट रूप से देख सके। इसका रंग इतनी जल्दी बदल गया। लिन चेन की फ्लेम फॉक्स में एक भयानक प्रतिभा है, लेकिन यह अभी भी ब्लू डिवाइन वाटर से थोड़ा कमतर है। हाँ, पानी स्वाभाविक रूप से आग का मुकाबला करता है। दर्शक आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन छोटी लोमड़ी अपनी जगह पर खड़ी थी। उसकी पांचों पूंछें बेतहाशा हिल रही थीं। जल्द ही एक सुपर फायर बॉल प्रकट हुआ। 2 सुपर फायर बॉल्स प्रकट हुए। 3, 4, ... 5। ये कौन सा कौशल है? कौशल चाहे जो भी हो, अब बहुत देर हो चुकी है। किसी ने चिल्लाकर कहा। तीर लगभग छोटी लोमड़ी पर ही लगा था। लिन चेन ने भौहें चढ़ाईं। समय सचमुच कम होता जा रहा था, लेकिन उसके बगल में खड़ी जियाओबाई पूरे आत्मविश्वास से देख रही थी। अन्य लोग शायद न समझे, लेकिन जियाओबाई को ये सब अच्छी तरह पता था। जैसे ही 5 सुपर फायरबॉल्स प्रकट हुए, लिटिल फॉक्स ने तुरंत उन्हें समलन के लिए नियंत्रित किया। पांचों आग के गोले तेजी से घूमने लगे और एक दूसरे के करीब आने लगे। उनके आसपास की हवा तीव्र गर्मी से विकृत हो गई थी और एक सिज़्ज़र जैसी आवाज निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग के गोलों के बीच एक अदृश्य प्रतिकर्षण बल हो, जिससे उन्हें एक दूसरे के करीब लाना बेहद मुश्किल हो रहा था। छोटी लोमड़ी ने गुर्राहट भरी, उसका शरीर चमक रहा था। उसने अपनी पूंछ को शक्तिशाली ढंग से हिलाया, जिससे आग के गोलों में एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति का संचार हुआ। पांचों आग के गोले अंततः प्रतिकर्षण की बाधा को तोड़कर एक दूसरे में विलीन होने लगे। उनका प्रकाश तेजी से चकाचौंध होता गया, जिससे एक विशाल लाल सुनहरे अग्नि गोल का निर्माण हुआ, जो लुढ़कता और उछलता हुआ एक भयावह आभा बिखेर रहा था। इस दृश्य ने लिन चेन को काफी हैरान कर दिया। लिटिल फॉक्स शिल्प बम को देखे बिना कुछ ही दिनों में इसकी अग्नि नियंत्रण कौशल इतनी प्रभावशाली हो गई थी।
आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि यह सुपर फ्लेम बम लगभग तुरंत ही पूरा हो गया था।